नमस्कार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय जो हलचल है वो दिखती कम है, महसूस ज्यादा हो रही है। दोस्तों, सवाल सीधा है, क्या इस बार लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस है या कहानी कुछ और है? क्या ममता बनर्जी की राजनीति को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से है क्या? यानी कि पार्टी के अंदर में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है क्या? और क्या मुर्शिदाबाद और 24 परगना की जमीन पर एक ऐसा साइलेंट बदलाव शुरू हो चुका है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है? आज हम बात करेंगे इन्हीं सारे मुद्दों पे, इसलिए बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि बहुत बड़ा अपडेट दूंगा। हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद से जुड़े जो भावनात्मक नैरेटिव है, इसको जोड़कर और संभावित एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर के बीच जो बातें चल रही है कि हुमायूं कबीर एआईएमआईएम को सपोर्ट करेंगे और एआईएमआईएम के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे, तो क्या अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी की राजनीति की ताकत बिखर जाएगी। वैसे ममता बनर्जी की राजनीति की ताकत को हम समझे तो 2011 से लेकर आज तक ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। लेफ्ट के 34 साल के शासन को खत्म करना आसान नहीं था दोस्तों। उनकी राजनीति जो है 3 स्तंभों पर टिकी है ममता बनर्जी की, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे खत्म करके दिखाया। इसके पीछे जो है ममता बनर्जी और टीएमसी के मजबूत जमीनी संगठन है, महिलाएं और ग्रामीण वोट बैंक है, अल्पसंख्यक समुदाय का व्यापक समर्थन, खास करके मुस्लिम वोट बैंक जो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन राजनीति का नियम है, जितना बड़ा आधार उतना बड़ा जोखिम। उत्तर और दक्षिण 24 परगना ये सिर्फ 2 जिले नहीं है, ये 63-64 सीटों का समीकरण है। यह बंगाल की सत्ता को बैलेंस करता है। और कहा जाता है जो इन सीटों पे मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में जो जीत हासिल करता है वही बंगाल पे काबिज होता है, उसी की सत्ता चलती है। क्योंकि इन इलाकों में बड़ी मुस्लिम आबादी है, सीमावर्ती संवेदनशील इलाका है ये, ग्रामीण प्लस शहरी मिश्रण आबादी आपको देखने को मिलेगी। पहचान आधारित राजनीति का मजबूत पकड़ है यहाँ पे जातियों की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे मुस्लिम होना सबसे फख्र की बात है। यहां अगर 5 से 7% वोट का भी शिफ्ट होता है तो बहुत बड़ा खेल देखने को मिलेगा। 4 से 8 सीट पर सीधा इसका असर दिख सकता है, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। हुमायूं कबीर साइलेंट चैलेंज है ममता बनर्जी के लिए, मैं बोल रहा हूं। हुमायूं कबीर वैसे तो लंबे समय से सक्रिय चेहरा रहे, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी बयानबाजी और स्वतंत्र राजनीतिक स्टैंड ने उन्हें अलग पहचान दी है। अब सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ एक नाराज नेता है टीएमसी के, या एक वैकल्पिक प्रतीक बनने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषकर मुस्लिम बहुल इलाकों में उनका संवाद सीधा और भावनात्मक बताया जाता है। वो खुलकर बाबरी मस्जिद की बातें करते हैं, मस्जिद निर्माण कराने को लेकर एक ट्रस्ट बनाया है और एक अलग सा हवा है, एक अलग भावनात्मक आप कह सकते हैं कि पकड़ बना लिए हैं वो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम कम्युनिटी में। अगर कोई नेता समुदाय की भावनात्मक भाषा में बात करता है, इसको ऐसे समझिए, तो वो सिर्फ वोट नहीं विश्वास भी हासिल कर लेता है, जो विश्वास हासिल करने में कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर सक्सेस होते नजर आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद और भावनात्मक राजनीति को अगर आप समझिएगा तो बाबरी मस्जिद भारतीय राजनीति का एक संवेदनशील और ऐतिहासिक अध्याय रहा है। यह सिर्फ एक ढांचा नहीं था, यह पहचान, इतिहास और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक था। जब कोई नेता इस मुद्दे पर मुखर होता है तो मुस्लिम समाज के एक हिस्से में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन सकता है, और वही सॉफ्ट कॉर्नर बंगाल में भी बनते दिख रहा है। अगर हुमायूं कबीर इस तरह के मुद्दे पर आक्रामक और स्पष्ट रुख लेते हैं तो यह ममता बनर्जी के लिए सीधा खतरा नहीं है, लेकिन चेतावनी जरूर हो सकता है।
राजनीति में सॉफ्ट कॉर्नर कभी कभी साइलेंट वोटर में बदल जाता है, ऐसा कई बार देखने को मिला। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूं कि बंगाल में भी इसका असर देखने को मिला है कई चुनाव। और एआईएमआईएम फैक्टर, असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर अलग है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बिहार चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर सीमांचल में देखने को मिला। अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज, कटिहार, पूर्णिया, इन इलाकों में जो आबादी है मुस्लिम कम्युनिटी का, उनका सीधा तात्पर्य पश्चिम बंगाल के मुस्लिम कम्युनिटी से भी है। मैं बता दूं, इनमें से सारी आबादी तो नहीं है, लेकिन 70% ऐसा आबादी है जो अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज, पूर्णिया, कटिहार के हैं। उनका रिलेटिव कहीं ना कहीं बंगाल में है, और वो भी असदुद्दीन ओवैसी को बहुत मानते हैं। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी प्लस हुमायूं कबीर एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। एआईएमआईएम ने, और इसका आप देख भी सकते हैं 2020, 2025 आप देख लीजिए, अगर बंगाल में 24 परगना जैसे इलाकों में एआईएमआईएम सक्रिय होती है और स्थानीय चेहरे के साथ समझौता होता है, जैसे कि हुमायूं कबीर के साथ अगर समझौता हो जाता है, तो संभावित असर रिजल्ट के दिन देखने को मिलेगा। मुस्लिम वोट का आंशिक विभाजन देखने को मिलेगा। टीएमसी कुछ सीटों पर सीधा नुकसान झेलेगी। त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है बंगाल में। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, बंगाल में टीएमसी का बूथ नेटवर्क बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा। सिर्फ भावनात्मक अपील से चुनाव नहीं जीता जा सकता। बंगाल में ग्राउंड मैनेजमेंट निर्णायक होता है हर बार बंगाल के चुनाव में। संभावित चुनाव अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या क्या हो सकता है मैं बता दूं। अगर मुस्लिम वोट 80% तक टीएमसी के साथ रहता है तो असर सीमित देखने को मिलेगा एआईएमआईएम प्लस हुमायूं कबीर का अगर चुनाव टीएमसी के अगेंस्ट लड़ते हैं तो। लेकिन अगर 10 से 12% वोट शिफ्ट होता है तो 10 से 16 सीट पर बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी कि 10 से 16 सीट के बीच टीएमसी चुनाव हार सकती है। और अगर स्थानीय असंतोष प्लस भावनात्मक मुद्दे जुड़ते हैं और तो तस्वीर बहुत जटिल हो सकती है टीएमसी के लिए। ये कहानी जल्दबाजी होगी कि समीकरण बदल गया है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर सत्ता के भीतर से कोई वैकल्पिक आवाज उठती है और उसे भावनात्मक समर्थन मिलने लगता है तो वो साधारण असंतोष नहीं, राजनीतिक संकेत होता है। मैं इस बात को बोल दूं, इसको आप नॉर्मल नहीं ले सकते, साधारण असंतोष कह के इसको टाल नहीं सकते। ये राजनीतिक संकेत है। ममता बनर्जी अभी भी मजबूत है, ये बात मैं मान रहा हूं, लेकिन ममता बनर्जी कल मजबूत रहेगी कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। ममता बनर्जी मजबूत है, उनका संगठन मजबूत है, लेकिन राजनीति में हर मजबूत किले को सबसे ज्यादा खतरा दीवार के अंदर की दरार से होती है भाइयों। बंगाल की राजनीति इस बार सिर्फ मुकाबला नहीं है, मनोवैज्ञानिक युद्ध भी हो सकता है। सवाल है, क्या यह हलचल सिर्फ चर्चा है या आने वाला चुनाव का ट्रेलर? आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि बंगाल चुनाव में इस बार जो है बहुत बड़ा कुछ अंदर ही अंदर पकड़ा है। रिजल्ट बहुत अपेक्षा के विपरीत भी आ सकता है। तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।